हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं सेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? सेल मतलब कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, यानी जीव विज्ञान का परिचय देखा था और जीव विज्ञान की को कितने भागों में बांटा गया है, उनकी शाखाओं के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिएगा, आप अगर भी जीव विज्ञान जो परिचय है इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया होगा, पहले जाकर उसको देख लीजिए। उसके बाद उनकी शाखाओं को, जैसे यानी जीव विज्ञान के बहुत सारी शाखाएं हैं, उसके किन किन भागों में बांटा गया। जैसे मान लीजिए आपका पीसी कल्चर हो गया, एपी कल्चर हो गया, ठीक है, डेंड्रोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी हो गया, फाइकोलॉजी हो गया, आपका बहुत सारे यानी शाखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। और सबको यानी हमने प्रयास किया था कि एकदम ट्रिक के माध्यम से याद हो जाए सबको, यानी ट्रिक के माध्यम से वहां पर जो शाखा है उसको बताया गया है। और उसके बाद अगर हम आते हैं तो देखते हैं, यानी हम सबसे अगर जीव विज्ञान को दो भागों में बांट सकते हैं। जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में बांटा गया था। एक था आपका वनस्पति विज्ञान, दूसरा था आपका जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब क्या हो जाएगा? बॉटनी। और जंतु विज्ञान मतलब उसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं हम क्या? जूलॉजी। ठीक है, तो जूलॉजी को हम लेकर चलेंगे। यानी जूलॉजी में जो सबसे पहला आपका पार्ट आता है वो आपका आता है सेल होगा। मतलब हम देख सकते हैं कि जैसे आपका जो बॉडी है, यानी जो शरीर है, जंतु विज्ञान यानी जीवों के बाहरी और आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में। ठीक है, बस यही देखना है। तो इसमें हम क्या देखेंगे भाई? देखेंगे कि भाई सबसे जो छोटी इकाई होती है, सजीवों की सबसे जो छोटी इकाई होगी वो आपकी क्या होगी? सेल होगी। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं हमारा जो शरीर बना हुआ है वो किससे, यानी अनेक प्रकार के सेलों के समूह से बना हुआ है। ठीक है, ये सेल है, हाथ का है, देख सकते हैं, पैर हो गया, आपका कान हो गया, नाक हो गया, जितने भी यानी बॉडी पार्ट बने हुए हैं वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये घर है जिस रूम में हम हैं, तो इसका यानी सबसे छोटी इकाई अगर बात की जाए, यानी जो हमारा जो कमरा बना हुआ है, तो कमरे की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो कमरे की सबसे छोटी इकाई होगी आपकी ईंट। ठीक है, ये ईंट हो गया। अनेक ईंटों के ऊपर ईंट हम रख कर क्या करते हैं? ईंटों के समूह तैयार करके हम क्या करते हैं? एक घर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार यानी जो मानव बॉडी का निर्माण होता है, तो मानव बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो सेल से मिलकर बनी होती है। किससे? तो सेल से। अब देखिए सेल क्या है, सेल का परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? तो सेल क्या हो सकता है? यानी सजीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कुछ क्या कहते हैं? बोल सकते हैं ना कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई है क्या है? जीव की यानी सबसे छोटी इकाई क्या? आपका सेल है। ठीक है, या उसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम इसको देख ले रहे हैं। इसका परिभाषा यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं जी? कोशिका कहते हैं। कोशिका या सेल कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं या सेल कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में किस प्रकार परिभाषित करेंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो याद रखना है क्या है कि जो कोशिका है, जो सेल है वो क्या है? यानी सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। इसमें इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले यानी सेल जो है इसका खोज किस प्रकार हुआ। ठीक है, यानी खोज के इतिहास के बारे में, यानी पूरा डीप, ये जो भी आपके मानचित्र यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके बैक्टीरिया हो गया। चलिए सबका नाम यहाँ पर नोट कर देखिए, नाम नोट नहीं किया है। ये आपका क्या है? ये हो गया आपका बैक्टीरिया। क्या बोल सकते हैं? बैक्टीरिया, या इसको जीवाणु बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? शुक्राणु। ये क्या है जी? शुक्राणु। ये हो जाएंगे आपके शुक्राणु। सबके बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर हम क्यों यहाँ पर नाम नोट किया है, इस सबके बारे में हम अध्ययन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे एग्जामों में। ये आपका हो जाएगा अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये लिख सकते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके अंडाणु। ठीक है, और ये देखिएगा मधुमक्खी का छत्ता। इसके बारे में सबके बारे में एकदम आप लोग बस वीडियो को अंत तक, यानी वीडियो में अगर आप स्टार्ट कर दिए देखना, प्रारंभ कर दिए, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को जरूर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारे यहाँ पर नॉलेज मिलने वाला है। और यहाँ से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, जो आपका सेल है, जो हम सेल अभी पढ़ रहे हैं, तो आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे, ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसमें सेल के अंतर्गत कौन कौन से जो आपके कोशिकांग आते हैं, यानी कोशिका के अंदर जो जो भी अंग आते हैं, कोशिकाओं के अंग से हम परिचित होंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि एक एक जो कोशिकांग है सबकी विशेषताओं को एकदम डीपली, माने इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरे डीप रूप से क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बस यही आपसे उम्मीद है, इतना जरूर करिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मधुमक्खी का ये छत्ता है बाबू, ठीक है, हम बताएंगे इसका काम क्या है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग जानते हैं न्यूरॉन, ठीक है, या इसको तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा न्यूरॉन। सबकी क्या आवश्यकता है, सबके बारे में देखेंगे। देखिए गर्मी भी लग रहा है। अब यहां पर देखिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि आपका क्या सजीवों की, यहां पर देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जेड जैनसन एवं एच जैनसन। यहाँ पे कुछ यानी क्रमबद्ध तरीके से आपको बताने के लिए कि मिस्टेक ना हो, हमने क्या कर दिया, नाम नोट कर दिया। हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है यहीं से, जेड जैनसन एवं एच जैनसन। ये क्या थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है, ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, इंग्लिश वैज्ञानिक थे, अंग्रेज थे। इनके द्वारा क्या किया गया, सबसे पहले आप जानते होंगे कि माइक्रोस्कोप पर खोज किसके द्वारा किया गया, तो माइक्रोस्कोप पर खोज किया था आपका जेड जैनसन एवं एच जैनसन द्वारा। कब, 1590 ईस्वी में। और जेड जैनसन और एच जैनसन जैसे ही 1590 ईस्वी में क्या करेंगे, आपका माइक्रोस्कोप की खोज करेंगे। माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही यानी कोशिकाओं का जो अध्ययन होगा वो प्रारंभ होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोशिका जो है ये काफी सूक्ष्म कण होते हैं, जिसको हम नंगे आंखों के द्वारा उतने बेहतरीन तरीके से यानी इसके कोशिकांगों को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका अध्ययन कब प्रारंभ होगा, यानी जेड जैनसन एवं क्या बोल सकते हैं, एच जैनसन द्वारा सबसे पहले आपका 1590 ईस्वी में क्या किया जाएगा, माइक्रोस्कोप को खोज किया जाएगा। माइक्रोस्कोप खोज के बाद यानी कोशिकाओं का अध्ययन प्रारंभ होगा। उसमें पहला व्यक्ति आता है बाबू, याद रखना है, पहला व्यक्ति जो आएगा वो होगा आपका रॉबर्ट हुक। कौन, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में क्या करेंगे, आप देखिए बहुत सारा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया था, तो याद रखना है जीवित कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था। आप लोग बहुत जानते होंगे कि कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। लेकिन याद क्या रखना है कि जीवित कोशिका का खोज किया था या मृत कोशिका का खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका का खोज किया गया था, ठीक है, जीवित कोशिका का खोज नहीं किया गया था। तो अब ये क्या करेंगे, 1665 ईस्वी में सबसे पहले यानी जो आपका क्या किया गया था, जेड जैनसन एवं एच जैनसन द्वारा जो माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया था, इन्हीं की सहायता से अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनके द्वारा मधुमक्खी का छत्ता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया है कि मधुमक्खी का छत्ता जो है ये इसको ये देखे थे, ठीक है। अब मधुमक्खी का जो छत्ता को देखे, ये जो मधुमक्खी का आपका छत्ता दिखाई दे रहा है, इसमें देखिएगा कोठा आपको दिखाई दे रहा है, प्रत्येक बीच में कोठा नुमा संरचना ये बनी हुई है। तो इसी कोठे को इसने क्या किया, सेला बोला, ठीक है, कोसा, जिसे बाद में हम नाम परिवर्तित करके क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं या कोशिका, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते को देखा। मधुमक्खी के छत्ते में जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो कोठरी नुमा आकार है, यानी गैप जो आपको दिखाई दे रहा है चौकोना, इसी को इन्होंने क्या किया कि भाई ये क्या है, कोसा है, ठीक है, यानी सेल है। बात समझ आ गया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यानी मधुमक्खी के छत्ते से यानी सबसे पहले देख सकते हैं 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया। और मृत कोशिका के बाद अगर हम देखते हैं कि आगे यानी 1683 ईस्वी में ये लीवेनहॉक, कौन, लीवेनहॉक एक वैज्ञानिक होंगे। लीवेनहॉक की कहानी हम आपको बताएंगे कि लीवेनहॉक ने किस प्रकार यानी जीवित कोशिकाओं का खोज किया था। लीवेनहॉक 1683 ईस्वी में आपको याद रखना है कि लीवेनहॉक ने क्या किया, 1683 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया। और जीवित कोशिका का खोज कौन सा था आपका, तो ये था आपका बैक्टीरिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है देखिए ये बैक्टीरिया, ठीक है, या जीवाणु बोल सकते हैं। जीवाणु का खोज सबसे प्रथम बार आपका किया गया था लीवेनहॉक के द्वारा 1683 ईस्वी में ही आपकी जीवित कोशिका थी, ठीक है। अब ये किस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि बारात जा रहे थे, क्या इनके दोस्त की शादी थी, दोस्त की शादी थी, बारात जा रहे थे, बारात जाते जाते अचानक क्या होगा, वर्षा आ गया, यानी बारिश होना स्टार्ट हो गया। वर्षा ऋतु में ही शादी विवाह हो रहा था उनके दोस्त का, तो वर्षा ऋतु आया और उसी में बेचारे क्या हो रहे थे, जा रहे थे छत्ता ओढ़कर, ठीक है। होता क्या है कि ये पैर फिसलता है और गिर जाता है मुकुड़िए धबाक से,
मुकुरिए गिरेंगे तो इनके नाखून में, हाथ में, पैर में, दांत में, ठीक है, ये सब क्या पाक वगैरह नहीं होता है, कीचड़ वगैरह ये सब चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद इनके दांत में दर्द स्टार्ट होता है। दांत में दर्द जब स्टार्ट होगा तो वो बोलेंगे भाई दांत में आके दर्द स्टार्ट किस प्रकार हुआ। तो अब वही क्या करेंगे, एक खुरचनी के माध्यम से अपने दांत में से, नाखून में से जो मैल वगैरह फंसा हुआ था, नाखून और दांत में से वो मैल को निकालेंगे और उसे ये दूरबीन की सहायता से क्या करेंगे, उस पर यानी उसका परीक्षण करना शुरू करेंगे। और तब उन्हें मालूम चला कि भाई ये क्या है, एक कोशिका है, एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें क्या किया, हमारे दांत को संक्रमित किया, जिसके कारण ये दांत क्या होने, दर्द होना प्रारंभ हो गया। तो याद ये रखना है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका का याद रखना है लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। और ये कब किया था, 1683 ईस्वी में इनके द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, ये आपको मालूम चल गया कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज देखेंगे, यानी बैक्टीरिया सबसे पहला। जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया, तो लीवेनहॉक के द्वारा गया। मृत कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब, 1665 ईस्वी में। लेकिन जीवित कोशिका का खोज कब किया जाता है, तो 1683 ईस्वी में। किसके द्वारा किया जाता है, 1683 ईस्वी में। कहीं किसी किसी बुक में 1676 भी देता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो ये आपका 1683 ईस्वी में यानी लीवेनहॉक ने क्या किया, जीवित कोशिका का खोज किया। उसके बाद अगर देखते हैं कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। अब ये रॉबर्ट याद यहाँ पर लिख दे रहा है, मृत कोशिका, यहां पर हम लिख दे रहे हैं इसको मृत कोशिका। इनके तो जो कोशिका खोज किया गया था वो क्या था, एक मृत कोशिका थी, ये मृत कोशिका थी। और जो लीवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में किया था, ये बोल सकते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जीवाणु यानी इसी को बोला जाता है क्या, जीवित कोशिका। क्या बोल सकते हैं, जीवित कोशिका का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन महोदय क्या कहेंगे, रॉबर्ट ब्राउन बोलेंगे कि अब देखिए ये कोशिका के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे जो बाहरी परत है, हमने क्या किया है, जंतु कोशिका का यहाँ पे मैप बनाया है ताकि आपको कोशिका भित्ति भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। और साथ में हम देखें इसमें हरित लौह भी पाया जाता है, क्योंकि जंतु कोशिका में आप देखिएगा तो जंतु कोशिका में आपका हरित लौह नहीं पाया जाएगा। और दूसरे क्या, तो दूसरे हम देख सकते हैं कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं रहता है, आपका कोशिका झिल्ली से ही प्रारंभ होता है जो जंतु कोशिका होती है। क्योंकि देखिए भगवान ने यानी जीव आपकी दुनिया में जो भी प्राणी है सबको बेहतरीन तरीके से क्या किया है, काफी सोच समझकर उसका निर्माण किया है। जैसे मान लीजिए कोशिका भित्ति हमारे शरीर के ऊपर होती तो इसी तरह मारते चोट ही नहीं लगता। ठीक है, यानी हम संवेदनाओं को महसूस नहीं कर सकते थे, कोशिका भित्ति होता तो। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, यानी आप दूसरी बात यह है कि जो बाहरी गर्मी है, धूप है, जाड़ा है, तो सबसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यानी मौसम वाइज यानी कपड़ा हम लोग पहनते हैं। अभी कुछ दिनों बाद देखिएगा कुछ वीडियो पड़ा होगा, उसमें हमने टोपी पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है, जैकेट पहना हुआ है, पूरा अपने शरीर को ढक कर रखा था ना जी। तो वही कोशिका भित्ति हो गया हमारे लिए। मान लीजिए कोशिका भित्ति क्या हो गया, अपना शर्ट हो गया, ठीक है, पैंट हो गया, हाँ, तो ये कोशिका भित्ति हो गया। मतलब बाहरी जो वातावरण है, जो भी परिवर्तन होते हैं, गर्मी हो गया, धूप हो गया, ठीक है, आपका वर्षा हो गया, वर्षा ऋतु, या आपका शीत ऋतु हो गया, ठंडी हो गया, सबसे हम बचाव के लिए क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तु का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार ये बाहरी आघातों से बचने के लिए हम यानी कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार जो आपके पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे मान लीजिए एक स्थान दूसरी जगह तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है, अपने लिए कपड़े तो पहन नहीं सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि इनके लिए यानी ऊपर से ही क्या किया, कोशिका भित्ति पहले से ही क्या कर दिया है, निर्मित कर दिया है। कोशिका भित्ति भी तीन, यानी कोशिका भित्ति में 3 स्तर होते हैं, आपको याद रखना है। कोशिका भित्ति में कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। एक आप ये देख सकते हैं, ये बाह्य स्तर हो गया, मध्य स्तर हो गया, इसी में होता है आंतरिक स्तर। ठीक है, 3 स्तर होते हैं। ये आपका बाह्य, ये जो लेयर है ये बाह्य स्तर हो गया, ये आपका जो बीच वाला है ये क्या हो गया, मध्य स्तर हो गया, और ये होता है आंतरिक स्तर। और जस्ट इसके बाद आपका कोशिका झिल्ली उपस्थित होगा। ठीक है, इसके बाद कोशिका झिल्ली, उसमें आपको देख सकते हैं बहुत सारे कोशिकाएं इसमें पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हरित लौह हो गया, तो ये पादप कोशिका है इसलिए इसमें हरित लौह है। दूसरा ये आपका खुरदरी अंतःप्रद्योगी जालिका। अंतःप्रद्योगी जालिका 2 प्रकार की होती है। एक होगा जो क्या होगा, चिकनी अंतःप्रद्योगी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्योगी जालिका का मैं यहाँ पर चित्र हमने बनाया, ये आपका चिकनी अंतःप्रद्योगी जालिका है, और ये खुरदरी अंतःप्रद्योगी जालिका है। बीच में ये जो भी आपके ब्लू बिंदु से जो दर्शाया गया है, ये आपके क्या हो जाएंगे, कोशिका द्रव हो जाएगा। क्या होगा, कोशिका द्रव। अब देखिए कोशिका द्रव क्या है, ये कोशिका झिल्ली के बीच में अवस्थित जो भी है आपका, ये सभी कोशिका द्रव है। लेकिन इसी में आपका द्रव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रक द्रव। तो केंद्रक द्रव, ये केंद्रक झिल्ली जो दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, इसके अंदर जो द्रव पाए जाएंगे इसको केंद्रक द्रव बोला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये ब्लैक जो हमने लेयर बनाया है, इसके जस्ट बाद में जितने भी आपके ब्लू कलर के बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, ये जितने बिंदु है ये आपका हो जाएगा कोशिका द्रव। ठीक है, ये रिक्तिका होता है,
रिक्तिका, कोशिका में रिक्तिका खाली जगह होता है, तो इसको रिक्तिका का भी मैप हमने यहाँ पे बना दिया है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया ये तो सब में उपस्थित होते हैं। और इसी में अब ये जो आपको देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर एक दर्शाया गया है, ब्लैक कलर ये होता है केंद्रक, ये संपूर्ण सब केंद्रक। अब यही जो आपके रॉबर्ट ब्राउन है 18 से 31 ईस्वी में क्या बोलेंगे कि जितने भी शरीर होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं उसमें तो कोशिका पाया जाता है, और कोशिका के बीच में एक केंद्रक उपस्थित होता है। इनके द्वारा क्या बोला गया, सबसे पहले बोला गया, तो बोल सकते हैं केंद्र का खोज किसने किया, तो केंद्र का खोज करेंगे आपका रॉबर्ट ब्राउन। कब, तो 1831 ईस्वी में, ठीक है। यानी कोशिका में के अंतर्गत जो आपका केंद्रक आता है उसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था, 1831 ईस्वी में। मैंने पढ़ना इस तरह एकदम शांति मन से पढ़ना, ठीक है। और एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करते चलेंगे, और प्रयास रहेगा कि लगभग आपको क्लास में 100% क्या हो जाए, याद हो जाए। इसीलिए हमने इतना मेहनत किया है और इतने फिगर को भी बनाया है ताकि आप उसको देखते रहिए और ताकि आपको याद भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनके द्वारा बोला गया कि प्रत्येक कोशिका के मध्य में, कोशिका के मध्य में एक गोल रचना होती है, गोल रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, होती हैं जिसे केंद्रक कहा जाता है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। तो इनके द्वारा यही बोला गया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा, रॉबर्ट ब्राउन ने बोला कि भाई 1831 में, कब, 1831 में बोले कि प्रत्येक कोशिका के मध्य में क्या होता है, एक गोल रचना होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, केंद्रक होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कोशिका के मध्य में एक गोल रचना दिखाई दे रहा है और यही आपका क्या है, केंद्रक है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखेंगे कि जैकब स्लाइडेन, जैकब क्या है, जैकब स्लाइडेन जो है, अब देखिएगा 1838 ईस्वी में क्या बोलेंगे, जैकब स्लाइडेन ने बोला कि भाई जितने भी आपकी कोशिका होती हैं, ये जैकब स्लाइडेन बोल सकते हैं कि ये क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, क्या थे, यानी वनस्पति वैज्ञानिक थे। और इनके द्वारा बोला गया कि जीव जितने भी वनस्पति हैं, तो वनस्पति का जो वनस्पति भी एक जीव ही है, तो वनस्पति का शरीर भी, जो आपके पेड़ पौधे हैं उनका भी शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनके द्वारा सबसे पहले बोला गया, किसके द्वारा, स्लाइडेन के द्वारा बोला गया कि जो वनस्पति होते हैं उनका भी शरीर किससे बना होता है, तो कोशिकाओं से ही बना होता है, ठीक है। इनके द्वारा बस यही बात बोला गया था, इसको भी हम नोट करते चले, जो पॉइंट है वो नोट करते चले ताकि दिक्कत ना हो। ये क्या बोल रहा है, स्लाइडेन बोल रहा है, ये क्या थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, बोल सकते हैं क्या थे, जर्मन वैज्ञानिक, याद रखिएगा ये जर्मन वैज्ञानिक थे। और ये बोल रहे हैं महाराज, जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक क्या बोलेंगे भाई, कि वनस्पति का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। नोट करते चलिएगा और फेयर बनाइएगा, ठीक है। मैं पूरा बायोलॉजी आपको डीपली पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वनस्पति का शरीर जो है सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। ये किनके द्वारा बोला गया, जैकब स्लाइडेन के द्वारा बोला गया, कब, 1838 ईस्वी में। अब बताइए जैकब स्लाइडेन कब बोल रहे हैं, 1838 ईस्वी में बोले कि भाई जो आपके वनस्पति होते हैं, वनस्पति का शरीर भी जो होता है वो भी क्या होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब जस्ट स्लाइडेन के बाद एक और व्यक्ति आएंगे, स्वान। कौन, स्वान। और एक साल बाद, ये 38 में बोले थे और 39 में स्वान महोदय भी बोलेंगे कि जो जंतु भी होते हैं, जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बस ये एक एक पॉइंट क्या करना है, आपको नोट करते चलना है। तो चलिए इसको भी लिख दिया, स्वान महोदय क्या बोलेंगे, स्वान भी बोलेंगे कि भाई जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है।
सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। यहाँ पे ये आप क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये कौन बोले थे आपका, स्लाइडेन और स्वान। अब बताइए स्लाइडेन महोदय बोल दिए, स्लाइडेन भी बोल दिए कि भाई वनस्पति जो होते हैं, वनस्पति का शरीर जो होता है सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। स्वान महोदय 1 साल बाद 38 में बोले थे, 39 में ये बोल रहे हैं कि भाई जंतुओं का शरीर भी क्या होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। तो फिर क्या होगा, दोनों व्यक्ति मिलेंगे और दोनों व्यक्ति मिलने के बाद 1 साल बाद 40 में, ठीक है, और ये क्या करेंगे, एक कोशिका मत मतलब सेल थ्योरी प्रतिपादित करेंगे। और सेल थ्योरी में क्या बोला जाएगा, स्पष्ट रूप से उसमें बोला जाएगा, सेल थ्योरी से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें सेल थ्योरी में नहीं बोली गई है चाहे बोली गई है, ठीक है। तो 3-4 बात आपको याद रखना है कि सेल थ्योरी से संबंधित जो है, यानी प्रत्येक जीव का शरीर क्या होता है, स्पष्ट रूप से मिक्स रूप से कर देंगे कि पादप भी जीव है और जंतु भी जीव है। तो दोनों जीव है, तो प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये सेल थ्योरी का पहला बात था। दूसरी बात कि जो नई कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का निर्माण यानी उसमें उपस्थित पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, जैसे मान लीजिए कोशिका विभाजन द्वारा होता होगा, तो मान लीजिए जो मातृ कोशिका है वो विभाजित होगी, विभाजित होकर 2 भागों में बांटेगी, समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगी, वो 2 भागों में बढ़ जाएगी और इस तरह से वो 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो यही बोले थे क्या, यानी कोशिका सिद्धांत में बोला गया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं द्वारा ही होता है। तीसरी बात ये बोलेंगे इसमें कोशिका सिद्धांत में कि जो कोशिका होती है वो क्या होती है, शोधन इकाई होती है, ठीक है। तीसरा बात हम देखेंगे, चलिए तीनों पॉइंट को यहाँ पर नोट कर दिया जाए जो कोशिका सिद्धांत में दिया गया था। तो इसमें 3 बातों को आपको नोट करना है। मान लीजिए पहला, चलिए एक एक करके नोट करते चलिए, उसके बाद यहाँ पे नोट कर लिया जाएगा। सबसे पहला क्या है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल थ्योरी। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट। दूसरा बात याद रखना है, दूसरा बात याद रखना है कि प्रत्येक कोशिका एक शोधन इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका एक शोधन इकाई होती है। और तीसरा बात क्या था, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा होती है, कोशिका के द्वारा होती है, के द्वारा होती है, ठीक है। ये 3 बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये लगभग हो गया कि आपका कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में ये 3 बातें बोली गई थी, क्या क्या। पहला याद रखना है कि यानी प्रत्येक जीव का शरीर क्या होगा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसमें ये बोला गया था। दूसरा बात कि प्रत्येक कोशिका जो होती है एक क्या होती है, शोधन इकाई होती है। और तीसरा बात हम देखेंगे कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है वो पहले से मौजूद कोशिका से होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चौथा हम बोल सकते हैं कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया द्वारा होती है, यानी कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया द्वारा होती है उसमें यानी मुख्य अभिकर्ता के रूप में कौन भाग लेता है, तो मुख्य अभिकर्ता के रूप में केंद्रक भाग लेता है। ये चौथा पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4, लेकिन इस जगह नहीं है इसलिए हम ये बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रत्येक कोशिका
के निर्माण में जो मुख्य अभिकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं, तो कोशिका निर्माण में जो मुख्य अभिकर्ता होंगे वो कौन होंगे, केंद्रक होंगे। ठीक है, वान मोल क्या बोलेंगे, वान मोल बोलेंगे कि कोशिका के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, इसको जो कोशिका के अंदर क्या होता है, इसको जीव द्रव नाम दिया था। सबसे पहले बोल सकते हैं कि कोशिका के अंदर जितने भी अर्ध तरल पदार्थ होते हैं, ये आपके जो तरल पदार्थ होते हैं, इसका जीव द्रव नाम किसने दिया था, तो आपके यही याद रखना है कि पुरकिंजे एवं वान मोल द्वारा कब 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी क्या है ये तरल पदार्थ है, जिसको हम हरे बिंदु से दर्शाए हैं, ठीक है, उसको जीव द्रव नाम दिया गया था। ये किसके द्वारा बोला गया, पुरकिंजे एवं वान मोल के द्वारा, कब, तो 1839 ईस्वी में। इसको भी लिख लिया जाए, लिखेंगे 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल पदार्थ, अर्धतरल दानेदार, यहाँ पे लिख सकते हैं दानेदार, अर्धतरल दानेदार पदार्थ को जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या, पुरकिंजे एवं वान मोल से क्या बोले थे भाई, तो पुरकिंजे एवं वान मोल बोल रहे हैं कि कोशिका के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ जो पाया जा रहा है, ये अर्ध तरल जो पदार्थ है, इसको जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर जो दानेदार और अर्ध तरल जो पदार्थ पाए जाते हैं, उनको जीव द्रव के नाम से हम लोग जानते हैं या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं होने के कारण हम लोग क्या किए थे, लगातार वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। अभी आप देख सकते हैं ये सब दवा है, इतना दवा खा रहे हैं, ठीक है, फिर भी अब देखिए ये है, ये सब आपका दवा सब पड़ा हुआ है। ठीक है, दवा खाकर भी अब मान लीजिए कितने दिन वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध ना कराएं, फिर मान लीजिए वीडियो नहीं बनाते तो आप लोग भी नाराज़ हो गए थे। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो बाबू यही है, देख रहे हैं हम उतना ऊर्जा से बोल भी नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम यही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बाकी वीडियो अब प्रयास है, अभी लगभग पहले से काफ़ी ठीक है, वीडियो आपको लगातार मिलेगा, लेकिन अब उतना जितना हम फास्ट बोल रहे थे और जितना चिल्ला कर बोल रहे थे उतनी आवाज़ में कम ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ पर देखिए पुरकिंजे एवं वान मोल ने क्या किया, 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अर्ध तरल पदार्थ हैं उनको क्या नाम दिया, तो उनको नाम दिया जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके यहाँ पर जो दिखाया गया है ब्लू कलर से बुंदा बुंदा, ये सब क्या है, आपके जीव द्रव है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि रुडॉल्फ विर्चो बोलेंगे कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे मैक्स शूल्ज के बारे में। ठीक है, ये क्या बोलेंगे, रुडॉल्फ विर्चो द्वारा 1855 में बोला गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण, हमने कोशिका सिद्धांत में पढ़ा था, पहले तो बोला गया था, लेकिन ये पुनः उसकी जांच पड़ताल करेंगे और इनको मालूम चलेगा कि भाई ये बात क्या है, सही बात है। तो इन्होंने भी क्या बोला 1855 में, रुडॉल्फ विर्चो द्वारा, याद रखना है कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट है, यहाँ पे देखेंगे आपका मैक्स शूल्ज के बारे में। तो मैक्स शूल्ज अब आपको शायद दिखाई नहीं देगा, तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए हैं। अगर आप नोट कर लिए हैं तो बोलिए मैं इसको मिटा दूँ। आप लोग नोट कर लिए हैं, चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए थोड़ी सी। सबसे पहले क्या देखना है कि जेड जेंसन एवं एच जेंसन द्वारा कब
जेड जेंसन एवं एच जेंसन द्वारा सबसे पहले यानी क्या किया जाता है 1590 ईस्वी में। जेड जेंसन एवं एच जेंसन द्वारा 1590 ईस्वी में सबसे पहले यानी माइक्रोस्कोप की खोज की जाती है। किसकी? माइक्रोस्कोप की खोज की जाती है। और वो माइक्रोस्कोप क्या है आप देख सकते हैं, दूरबीन पे आपको दिखाया जा रहा है किस प्रकार का माइक्रोस्कोप की खोज किया गया था। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उसका फोटो कि अब जो माइक्रोस्कोप खोज किए थे वो कैसा माइक्रोस्कोप था। ठीक है, अब वो माइक्रोस्कोप जब खोज होता है तो खोज होने के परिणाम स्वरूप हम क्या देखेंगे कि ये सबसे पहले यानी उन माइक्रोस्कोप खोज के बाद ही यानी कोशिकाओं का अध्ययन पर काम प्रारंभ हुआ। और देखेंगे कि सबसे पहले 1865 ईस्वी में 1665 ईस्वी में यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या किया गया, मृत कोशिका खोज किया गया। यानी ये आपके जो मधुमक्खी के छत्ते थे इन्हीं से क्या किए थे, इनमें जो आपके कोठरी है इसी कोठरी को इन्होंने क्या कोठा यानी सेला के नाम दिया था। ठीक है, कोठा, और वही आगे चल के क्या सेल के में परिवर्तित होगा जिसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, लेकिन जीवित कोशिका की बात की जाए तो जीवित कोशिका की खोज यानी 1683 ईस्वी में यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज 1683 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? लीवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? लीवेनहॉक के द्वारा 1683 में जीवित कोशिका खोज किया गया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन महोदय क्या करेंगे कि 1831 ईस्वी में ये क्या करेंगे, बोलेंगे भाई कि जीवित कोशिका के अंदर जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर जो गोलाकार संरचना पाई जाती है, कोशिका के बीच में जो गोलाकार संरचना होती है उसका क्या बुलाया था, उसे केंद्रक बुलाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं केंद्रक खोज किसने किया, तो केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया। उसके बाद देखेंगे जैकब स्लाइडेन। जैकब स्लाइडेन क्या करेंगे, तो 38 ईस्वी के आसपास स्लाइडेन महोदय क्या करेंगे कि ये आपके सबसे पहले वनस्पति, बोलेंगे भाई वनस्पति जो होते हैं वनस्पति ये आपके क्या थे, वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक ही थे। और वनस्पति जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक थे। और इनके द्वारा बोला जाए कि वनस्पति का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वनस्पतियों का शरीर भी क्या होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और फिर आएंगे एक साल बाद यानी 38 के बाद 39 में हम देखेंगे स्वान महोदय। कौन? स्वान। और स्वान ये पता करने में सक्षम हो गए कि भाई जो सजीवों के बारे में अध्ययन किए, जंतुओं के बारे पर अध्ययन किए, और जंतुओं पर अध्ययन करने के बाद उनको मालूम चला कि भाई जंतुओं का शरीर भी क्या होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये स्वान और स्लाइडेन ये दोनों हम जांच पड़ताल कर लिए कि भाई जंतु चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जंतु हो, दोनों का शरीर जो है सूक्ष्म कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है, अतः दोनों एक हैं। तो उनके द्वारा ये पता लगाया गया, उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं या कोशिका मत बोल सकते हैं। ठीक है, कोशिका मतवाद। तो यहाँ पर कोशिका मतवाद में क्या होगा, कोशिका मतवाद में इनके द्वारा बोला जाएगा कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक हो सकते हैं या अनेक कोशिका हो सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरी बात क्या बोला गया, दूसरी बात इनके द्वारा बोला गया कि भाई जो जीव होते हैं, जो जीवों में जो कोशिका होती है यानी नई कोशिकाओं का निर्माण जीव में उपस्थित पुराने कोशिकाओं से ही होते हैं। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात बोला गया कि जो कोशिका होती है वो स्वतंत्र क्या होती है, स्वाधीन इकाई होती है। कोशिका स्वयं क्या होती है, स्वाधीन इकाई होती है। और चौथा बात बोला गया कि कोशिका निर्माण में या कोशिका विभाजन में मुख्य अभिकर्ता के रूप में कोई काम करता है तो कौन है, वो केंद्रक है। तो मुख्य अभिकर्ता के रूप में कौन काम करता है, केंद्रक काम करता है। ठीक है, ये पॉइंट बोला गया था कोशिका सिद्धांत के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक और व्यक्ति आए थे पुरकिंजे एवं वान मोल, और इनके द्वारा बोला गया कि कोशिका के अंदर ये जो आपके दानेदार और अर्ध तरल जो पदार्थ पाए जाते हैं, और इसका नाम कोशिका के अंदर जो दानेदार और अर्ध तरल पदार्थ पाए जाते हैं इनको किस नाम जाना जाता है, तो इनका नाम इन्होंने दिया क्या नाम दिया, तो बोल सकते हैं जीवद्रव नाम दिया गया या प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव नाम दिया है किसके द्वारा, स्वान और पुरकिंजे और वान मोल के द्वारा 1839 ईस्वी में। रोडाल्फ विर्चो 1855 में वही बात बोलेंगे जो कोशिका सिद्धांत में लिखा गया कि भाई प्रत्येक जीव की कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। ये पॉइंट उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम देखेंगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक भाई बचे हुए हैं उनको भी ले लीजिए, मैक्स शुल्ज। मैक्स शुल्ज के बारे में हम देखेंगे, मैक्स शुल्ज अपना विचार क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो मैक्स शुल्ज के द्वारा क्या बोला जाएगा, मैक्स शुल्ज बोलेंगे, मैक्स शुल्ज 1861 में क्या बताया था, यानी कोशिका जो है प्रोटोप्लाज्म का एक ढेला होता है। कोशिका प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, एक ढेला या क्या बोल सकते हैं, पिंड। ठीक है, मैक्स शुल्ज 1861। चलिए यहाँ से मिटा दे क्योंकि हो सकता है कि दिखाई ना दे रहा हो नीचे।
मैक्स सुल्ज 1861 याद रखना है। अब देखिए 1861 में इनके द्वारा क्या बोलेगा, 1861 में बोलेंगे कि कोशिका जो होता है प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है, जिसके केंद्र में एक पिंड होता है, जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है। ये बोला गया था आपका मैक्स सुल्ज के बारे में। मैक्स सुल्ज के द्वारा क्या बोला गया था, याद रखना है कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है जिसमें क्या एक केंद्रक पाया जाता है। अब ये पूरा इतिहास के बारे में जानेंगे, कोशिका से संबंधित जो प्रमुख बिंदु है उसका खोज किसने किया, उसका नामकरण किसने किया, सबके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम एक एक करके सबके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग घबरा नहीं है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं क्या, मैक्स सुल्ज के बाद आपका आएंगे बेंडा। मैक्स सुल्ज के बाद याद रखना है बेंडा के बारे में। बेंडा, दूसरी बात आपको याद रखना है, बेंडा के बाद हम देख सकते हैं वाल्डेयर हो जाएंगे। वाल्डेयर के बाद हम देखेंगे आपका बावेरी हो जाएंगे। सबका जो मत है सबके बारे में थोड़ा सा। उसके बाद विल्सन हो जाएगा, मेल्डा, बावेरी और विल्सन। देखिए सबका टाइम जो है 1897 यहाँ पर देख सकते हैं 1897 और ये 1888 याद रखना है। इसमें आपको 1900 याद रखना है। ठीक है, अब खोज किन किन चीज़ों किया था ये देख लेना है आपको। बेंडा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया। वाल्टेयर किसका खोज किए थे, गुणसूत्र का खोज किए थे। बावेरी का हम देखेंगे सेंट्रोसोम्स का खोज किए थे। और विल्सन जो है एक पररूपी कोशिका में रचना का वर्णन किए थे। एक पररूपी कोशिका की रचना, इनके रचना के बारे में अध्ययन किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। बहुत गर्मी हो रहा है, याद क्या रखना है। विल्सन क्या 1900 ईस्वी में एक पररूपी कोशिका की रचना के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मैक्स सुल्ज क्या 1861 में कोशिका में क्या बोलेगा, कोशिका जो है वो प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है। क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी ने कहा था कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है। ठीक है, बस में आया। तो किसके द्वारा बोला गया था, हम देखेंगे मैक्स सुल्ज के बारे में। कब, 1861 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है, ये बात बोला गया था। उसके बाद बेंडा के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया, अभी सबके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इतिहास के बारे में देख रहे हैं, तो इतिहास के बारे में अगर देख रहे हैं हम कोशिका का इतिहास, तो हम चल रहे हैं आपके कहाँ से, यानी जेड मेसन और एच मेसन चले हैं और वहाँ से पूरा एक बार पढ़ेंगे। और फिर इसमें जब हम पढ़ेंगे ना आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसकी विशेषता पढ़ेंगे, इसके खोजकर्ता पढ़ेंगे, इसका नामकरण पढ़ेंगे, इन सबके बारे में इतना डीप हम लोग पढ़ेंगे कि इतना डीप आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, ये गारंटी है। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारे गुरुजी जिस प्रकार हमको पढ़ाएं, हम प्रयास करें कि आपको मतलब प्रयास किया जाए कि उससे भी बेहतर दिया जाए। गुरुजी जो हमको दिए हैं वो तो है ये है, और प्लस में क्या करना है कि हम प्रयास करते हैं कि और जहाँ तहाँ से भी और कुछ मिल जाए किसी बुक से, तो 4-5 बुक है तो उससे भी एक्स्ट्रा हम प्रयास करते हैं, अगर मिल जाए तो उसको भी हम आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत जरूर करेंगे। ठीक है,
तो देखना है क्या आपको कि मैक्सवेल ने क्या कहा 1861 में बोला है कि कोशिका जो होता है प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, एक पिंड होता है जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे बेंडा द्वारा क्या 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया गया। तो ये प्रमुख बिंदु है, इसको आपको याद रखना ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये यही है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया, बेंडा। ठीक है, माई बेंडा याद रखना है 1897। वाल्डेयर ने क्या किया, गुणसूत्र अवलोकन कहते हैं कोशिका का डीएनए के अंतर्गत जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र यानी मानव में कितने होते हैं गुणसूत्र, कितने पाए जाते हैं 23 पाए जाते हैं ना जी, 23 गुना 46 गुणसूत्र, जिसमें 22 क्या होता है, एक आपका XY जो भी होता है वो आपका लिंग निर्धारण में काम करता है। तो सबके बारे में हम पढ़ेंगे। गुणसूत्र आपका यहाँ पर देखिए शुक्राणु है, अंडाणु है, सबके बारे में, ये अंडाणु है, इसके बारे में चर्चा किया जाए, क्यों मैप बनाया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, बावेरी ने क्या किया, सेंट्रोसोम की खोज किया, कब 1888 ईस्वी में, यहाँ पर लिखिएगा 1888 ईस्वी में सेंट्रोसोम्स का खोज किया। उसके बाद विल्सन जो है, विल्सन क्या करेंगे, एक प्ररूपी कोशिका की रचना, यानी कोशिका की प्रमुखता इनके रचनाओं के बारे में ये बताएंगे कि किस आकार की जो है तो वो आपकी कोशिका होती है। ठीक है, ये प्रमुख कोशिका हो गए। अब यहाँ से हम देखते हैं कोशिका के इतिहास के बारे में तो मालूम चल गया, कोशिका का आकार यहाँ पर नोट करेंगे, कोशिका का आकार क्या होता है। ठीक है, तो कोशिका का आकार आप देख सकते हैं, कोशिका जो होते हैं या जो जीव होता है वो कितना माइक्रोन से हो सकता है, 0.1 माइक्रोन से लेकर सबसे छोटी कोशिका क्या हो सकती है 0.1 माइक्रोन, और 0.1 माइक्रोन को जो होगा वो अब क्या हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। यानी हमारे सबसे छोटी कोशिका पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका तो हम बोल सकते हैं माइक्रोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछा जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा, क्या होगा सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा, पूरे जगत में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, और सबसे बड़ी कोशिका जो क्या होगा, सबसे बड़ी कोशिका हम बोल सकते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और शुतुरमुर्ग का अंडा यही है, ये आपको याद रखना है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, पूरे जगत में, पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, और सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइक्रोप्लाज्म है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म जो होता है सबसे छोटी कोशिका होता है। वहीं पर आपको देखा जाए तो मानव में सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे जो छोटी कोशिका है वो कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अगर बात करें तो आपका होता है अंडाणु। ये क्या होता है, अंडाणु जो होता है ये सबसे बड़ा कोशिका होता है मानव शरीर में। आपका स्त्री पुरुष मानव के अंतर्गत ही आएंगे। तो मानव शरीर में अंडाणु क्या होते हैं, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, अंडाणु होगी। ये आपको याद रखना है कि अंडाणु मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी मानव कोशिका में कौन सी होगी, तो मानव कोशिका में सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या होगा जी, सबसे छोटी कोशिका आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी कोशिका आपका यही शुक्राणु होगा। शुक्राणु क्या होगा, ये शुक्राणु का मैप है। तो शुक्राणु जो होता है, अब देखिए इसका शीर्ष है, मध्य भाग है और पूंछ है, टेल है। तो सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जब जनरल चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में हम सबके बारे में एकदम इंटरेस्ट बताएंगे। यहाँ पर भी मान लीजिए आपका 3 परत पाई जाती है, आपका क्या अंडाणु है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, विशेष रूप से। तो ये हो गया मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबा अलग हो गया, तो ये हो जाए आपका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछे तो न्यूरॉन हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा। पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका कौन होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा कोशिका पूरे जगत में सबसे छोटी कोशिका का माइक्रोप्लाज्म, याद रखना है क्या, माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटी कोशिका, या प्लूरोनिमोनिया भी हो जाएगा। प्लूरोनिमोनिया क्या सबसे छोटी कोशिका होगी। इनका आकार कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर।
माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर सबसे छोटी कोशिका। और शुतुरमुर्ग का अंडे का ये क्या होता है, 170 गुने 135 होता है, ये याद रखना है। ये जो सबसे बड़ी कोशिका होगी, इनका जो लंबाई चौड़ाई जो भी होगा क्या 170 गुने 135 माइक्रोमीटर, ये याद रखना है, ठीक है। ये होते हैं आपके सबसे बड़े और सबसे छोटी कोशिका। तो याद क्या रखना है कि मानव शरीर में पूछे कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो शुक्राणु है, स्पर्म है, क्या, स्पर्म यानी शुक्राणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा, तो वो होगा अंडाणु, ठीक है। अंडाणु सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी कोशिका। और वहीं मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछे तो आपका स्पर्म यानी सबसे छोटा कोशिका, और आपका अंडाणु मतलब सबसे बड़ा कोशिका मानव शरीर में। और वहीं पूछे कि भाई मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन है। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। ये सबसे लंबा कोशिका कौन होगा, तो तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर में, ठीक है। और बाकी देखिए कि आपका बैक्टीरिया खोज सबसे पहले किए थे, यानी जीवित कोशिका खोज हुआ था, तो इसके यहाँ पर मैप है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।